स्वागत है मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। मैंने आपको संधि के पहले भाग यानी स्वर संधि के बारे में अध्ययन कराया था और उसके बाद जब बारी आती है स्वर के बाद व्यंजन संधि की बारी आती है। व्यंजन संधि होता क्या है? जिस प्रकार से स्वर संधि के पांचों भेदों को पढ़कर हमें थोड़ी सी उलझने महसूस होती हैं, उसी प्रकार व्यंजन संधि में हमें कोई उलझन महसूस नहीं होती। हमें वैसे ही पता चल जाता है कि व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर, यानी जगत प्लस नाथ, जैसे मैंने आपको एक शब्द दे दिया जगन्नाथ, तो जगत प्लस नाथ, जगत में जैसे आपको मैंने लिख कर दिया जगत प्लस नाथ, यह त और ये नाथ, यानी यहाँ पर भी इसमें ए नहीं मिला हुआ और न भी हमारा व्यंजन है, दोनों ही व्यंजन, तो हमें इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं आती। हम उसको आंख बंद करके ये लिख देंगे कि ये व्यंजन संधि है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे वाक प्लस मय, शट प्लस मास, सत प्लस मति। इनको देखते ही हम एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि जब हम उसको संधि विच्छेद को करते हैं तो संधि विच्छेद करने में और फिर उसके संधि रूप में परिवर्तित करने में जो परिवर्तन होता है वह हमारे लिए एक दिल दहलाने वाला कार्य करता है। जैसे व्यंजन संधि में आपको ये याद रखना है कि जो हमारे 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, हमारे ये 5 वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग का जो तीसरा और पांचवा, पहले हम तीसरे का प्रयोग करके देखेंगे। अगर हमें संधि करते हुए व्यंजन संधि में वाक दत्ता का च ट त प, यानी पहला वर्ग का, यानी हर वर्ग का पहला वर्ग, हर वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क, च, ट, त, प। यह किस में परिवर्तित हो जाता है? तीसरे वर्ण में। किस में परिवर्तित हो जाता है? तीसरे वर्ण में। और तीसरे वर्ण में परिवर्तित होने के कारण अब ये देखिए कै परिवर्तित हुआ ग में, वाक प्लस दत्ता, क परिवर्तित, यहाँ पर क के नीचे हलंत है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो व्यंजन संधि का यहाँ पर ये प्रथम जो वर्ण होते हैं, शब्द होता है, इसके नीचे यहाँ पर हलंत लगाना बहुत जरूरी होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं। फिर वाक प्लस जमा दत्ता, वाग दत्ता, क आधा क किस में परिवर्तित हो गया? ग में, वाग दत्ता, वाग दत्ता। षट प्लस आनन, अब ट किस में बदल गया? ड में, ट किस में बदल गया? ड में, षडानन। सत जमा गुण, त किस में बदल गया? द में, सद्गुण। देखिए यहाँ पर भी हमने, यहाँ आ था तो यहाँ पर हमने हलंत नहीं लगाया, षडानन में हमने हलंत नहीं लगाया, क्योंकि इसमें क्या मिल गया? आ की मात्रा, स्वर होने के कारण यह पूर्ण रूप में आ गया। लेकिन तय के बाद हमारा ग, सद्गुण, यहाँ पर भी व्यंजन, यहाँ पर भी व्यंजन, ग और आधा त, तो सद्गुण द भी हमारा आधा ही होगा। वाक जमा ईश, अब कै आधा है, लेकिन कै के बाद क्या है? स्वर, कै के बाद क्या है? स्वर। आपका जो ये नियम होता है ये हमें ये बतलाता है कि अगर क के साथ हमारा कोई भी ये वर्ण स्वर आ जाता है तो वह उसी रूप में बदल जाता है वागीश। अप प्लस धी, अप, प किस में बदला? ब में, अब धी, अब धी। अच जमा अंत, च किस में बदला? छ ज में, अजंत। आपको हमेशा एक और चीज याद रखनी है कि इनके साथ
ह्रस्व स्वर आए। ह्रस्व जिनको बोलने में कम समय लगता है और ये संख्या में 4 होते हैं। तो जब ये नियम आप याद करोगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि पहला वर्ग किस में बदल जाएगा, तीसरे। पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका नियम नंबर 2 आ जाता है। नियम 2 है कि पहले वर्ण का जो अंतिम वर्ण है वो आपने देखना है और उसके बाद चाहे न आए या मैं आए, चाहे न आए या मैं आए, जो हमारे अनुनासिक हैं, अनुनासिक वर्ण के आने पर वह अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क का अंतिम वर्ण क्या है, अणा, च का अय्या, ट का अणा, त का न, प का म। तो जब इसमें ये ऐसे परिवर्तित हो रहे हैं, पांचवा मैंने अभी आपको बताया था कि 3-5 वर्ण ऊपर और नमन यानी नमन करना, नमस्कार करना। लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो प्रथम वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा और इसमें जो पहला वर्ण है वो पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वाक जमा मय, वाक जमा मय होने पर कै का पंचम वर्ण क्या है, अण, तो बनेगा वांग्मय। क्या बन जाएगा, वांग्मय। जगत जमा नाथ, अब इसके पीछे न और मैं ही होना चाहिए, तभी ये युक्ति हमारी काम कर पाएगी। इनके पीछे यानी यह प्रथम वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद अगर न और मैं आता है तब वह उस वर्ग की उस लाइन का पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा। वाक जमा मय वांग में, जगत जमा नाथ, जगत, त का पांचवा वर्ण न, जगन्नाथ। षट जमा मास, षट, ट, ट का अंतिम अण, तो क्या बन गया, क्षण मास, क्षण मास। जहां पर हलंत यहां पर है तो ये आधे के रूप में ही परिवर्तित होंगे। सत जमा मति, त का अंतिम नहीं है, सन्मति। तो इस प्रकार से जब आपको ये ध्यान रहेगा कि पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित होगा और पांचवा वर्ण भी जब परिवर्तित होगा पहले से पांचवें में, जब उसके आगे न और मैं का प्रयोग होगा। न और मैं का प्रयोग होने पर आप आंखें बंद करके ये पहचान सकते हो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसमें कौन सा वर्ण आएगा। अब अगला आपको मैं नियम तीसरा करवाती हूं जो त संबंधी नियम है। व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम आता है वह है तय संबंधी नियम। इस तय संबंधी नियम को हम तय के परिवार के बारे में बताएंगे। तय का परिवार बहुत बड़ा है और इस बड़े परिवार को हमें एक के बाद एक लाइन में यानी क्रम में लेकर चलना पड़ेगा। पहला, जैसे तय के परिवार में सबसे पहले आ जाता है च और छ। जहां पर भी तय के बाद अगर च छ का प्रयोग होता है तो वहां पर हमें जो बड़ा है उसको लेना है। अब च छ में बड़ा कौन है, च बड़ा है, तो यहाँ पर इसका जो उदाहरण बनेगा उत जमा चारण। तय के बाद च आया तो वो किसमें बदल गया, च में ही परिवर्तित हो गया। उत आधा तय था तो आधे च में परिवर्तित हो गया उच्चारण, और चारण हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। तो उत जमा चारण उच्चारण। उसके बाद आता है उत जमा चरित्र। त किसमें परिवर्तित हुआ, च में, तो च में परिवर्तित होने के कारण उच्चरित्र। सत जमा चरित्र, त भी च में परिवर्तित हुआ सच्चरित्र। जगत जमा छाया। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जहां पर छ आ जाता है तो छ तो च के साथ चिपकेगा ही, क्योंकि जगत जमा छाया तय को हमने किस में परिवर्तित किया, आधे च में परिवर्तित किया, और छाया हमने यूं का यूं लिखा तो जगत छाया। इसको ध्यान से अगर हम इसका उच्चारण करते हैं
जगत छाया। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वाणी है वो अलग से एक उच्चारण करने लग जाती है। इसके बाद तय का जो परिवार आता है वह श पर आता है। अगर तय के बाद श दिख जाता है, व्यंजन संधि में तय के बाद अगर श आ जाता है तो वह श किस में बदल जाता है? च और छ में। च और छ में। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि च के साथ छ तो हमेशा चिपका ही होता है, क्योंकि जहां पर च है तो वहां पर अगर आगे छ है तो वह छ में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो नियम बनता है वो है श का, 21 वाले श का। उत जमा श्वास, उत, उत का त किस में परिवर्तित हो रहा है? च में ही परिवर्तित हो रहा है। तो और श किस में परिवर्तित हो रहा है? छ में। अब यहाँ पर आपको देखना होगा उत जमा श्वास, उच्छ्वास। अब क्यों यहाँ पर हम इसको आधा ही कर सकते हैं? अगर ये यहाँ पर पूरा होता, श पूरा होता तो हम उस छ को भी पूरा ही लिखते, लेकिन यहाँ पर श आधा है तो हमने यहाँ पर छ भी आधा किया। तत् जमा शिव, त परिवर्तित हुआ आधे च में, और शिव श इसमें पूरा है तो यहाँ पर हमने छ भी पूरा ही लिखा, और जिसका उच्चारण बना तत् जमा शिव, तच्छिव। तत् जमा शास्त्र, त परिवर्तित हुआ आधे च में और श परिवर्तित हुआ छ में, तो सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर तय के बाद श आधा आता है तो आप उस श को आधे छ में ही परिवर्तित करें, और अगर पूरा श आता है तो पूरे छ में परिवर्तित करें। इसके बाद हम तय के तीसरे परिवार की तरफ चलते हैं। हमारा च, छ, श ये हो गया, लेकिन अब हम चलते हैं है के परिवार पे। जब तय के बाद है आ जाता है, द आ जाता है, तो वह कहाँ पर परिवर्तित होता है? तय के बाद तत् जमा हित। आपने ये देखना है, यहाँ पर तय है और यहाँ पर है, तो वो किस में बदल जाएगा? ध में बदल जाएगा। त ध ध, त ध ध। हाँ, त थ द ध न। तो हम देखो त थ थ हमने छोड़ दिया, द ध, तो हमने त ध को क्या बनाया? ध। जैसे डपली की आवाज आती है त ध ध, तो हमने इस पे किया त ध ध। अब देखो तय के बाद अगर है आ जाता है तो उस तय का हमने क्या बनाया? ध, और ध का क्या बना दिया? ध। तत् जमा हित, त बन गया आधा द और हित का बन गया ध, तो तद्धित। तत् जमा हित, तद्धित। पत जमा हति, पत पत त किस में बदला? आधे द में। पत ह किस में बदला? ध में, तो क्या बन गया? पद्धति, पद्धति। उत जमा हार, त किस में बदल गया? आधे द में, और ह किस में बदल गया? ध में। उद्धार। उत जमा हत, उद्धत, उद्धत। और उत जमा धृत भी अगर हम करते हैं, उद्धृत। उत जमा हृत, इसमें हम क्या करेंगे? उत जमा हृत। अगर हम उद्धृत करते हैं तो किस में बदल जाएगा? उद्धृत। यहाँ पर है का क्या बन गया? ध, और त का क्या बन गया? द, तो बन गया उद्धृत। तो इसको आप ध्यान रखना, जैसे हमारे तबले के त थ द बनते हैं उसी तरह से आपने द को छोड़ देना है और त को बन जाएगा ध और है आ जाएगा ध में, तो ये परिवर्तन इसमें हो जाएंगे। अब हम अगले तय के परिवार की तरफ चलते हैं। ड। तय के ही बाद अगर ड ड आ जाता है तो वह ट और ड ही रहता है। अगर त के बाद ट आ जाता है तो वह आधे ट में परिवर्तित हो जाता है। ड आ जाता है तो वह आधे ड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, तत् जमा टीका,
तत् जमा टीका, ये तय है और यहाँ पर तय है, तो यह तय किस में बदल गया, आधे तय में, आधे तय में बदल गया और टीका हमने यू का यू लिख दिया, तत् टीका। और दूसरा बृहत जमा टीका, बृहत, यह तय भी आधे तय में परिवर्तित हो गया और टीका यू का यू रह गया, तो बृहत टीका। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पर तो बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा में वह रूपांतर हो जाता है। उत जमा डयन, उत ये त है, ये आधे ड में परिवर्तित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ड है। अगर यहाँ पर ट था तो यहाँ पर ट बन गया, अगर यहाँ पर ड है तो ये भी त आधे ड में परिवर्तित हो गया। उत जमा डयन, उड्डयन। उत जमा डीन, ये त भी किस में बदल गया, आधे ड में, उड्डीन। तो आपको देखिए संधि बिल्कुल आसान चीज है, थोड़ा सा माइंड पर, जो हमारे दिमाग को थोड़ा सा बोझ डालिए, एक काम आसानी से इसके नियम याद कीजिए, आपको सब कुछ स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। फिर तय का ही जो अगला परिवार है, अगर तय के बाद हम द आ जाता है तो वह ज और झ में से किस में परिवर्तित होगा। मैंने आपको बताया था कि इनमें से च छ बड़ा है तो हमने च लिया, छ के बाद छ छ बड़ा है तो च और छ तो आपस में चिपके ही रहते हैं, और ट ड ये भी दोनों आपस में चिपके हुए हैं अगर ये दोनों एक जैसे आ रही है। फिर द है तो ज झ में से हमने किसको महत्वता देनी है, जय को देनी है। जैसे सत्य जमा जन, तो तय किस में बदल गया, सज्जन, किस में बदल गया, सज्जन। जगत जमा जननी, जगत जमा जननी, यहाँ पर भी जय है, यहाँ पर भी जय है, तो यह तय किस में बदल रहा है, आधे जय में। अगर यहाँ पर ये पूरा होता तो हम पूरा जय ही लगाते, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लगाया, आधे तय के नाम का आधा जय, और जय पूरा है यहाँ पर तो ये यूं का यूं ही हमने जननी को यूं का यूं ही रख दिया। विपत जमा जाल, विपत जाल, विपत जमा जाल, इसको भी करते हुए बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत मुसीबत से महसूस करते हैं कि इसका क्या मतलब होगा, लेकिन विपत जाल, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तय के परिवार में है, वैसे भी हमें पता चल जाता है कि ये व्यंजन संधि है, यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, तो व्यंजन संधि के हमने अपने तय के परिवार के नियम को याद किया तो तय को जय में बदल दिया और बन गया विपत जाल। उत जमा ज्वल, उत यहाँ पर भी जय है और यहाँ पर भी जय है, उत आधा ज और फिर यहाँ ज्वल। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं कि उज्ज्वल में ये आधा जय और एक ये पूरा जय लगाते हैं। आप वर्तनी की शुद्धता को देखिए, वर्तनी की शुद्धता क्या है कि जब ये दोनों आधे जय हैं, अगर हम इसको बोले उज्ज्वल, नहीं, हमने बोलना है उज्ज्वल, हमने क्या बोलना है, उज्ज्वल। जब हम उसका उच्चारण सही प्रकार से करेंगे तो हम उसको लिखेंगे भी सही प्रकार से। तो यह है जो गलती होने वाली है आपकी, जिसको आप एक वर्तनी अशुद्धता बना देते हैं, इसमें आधा जय ही प्रयोग होगा, उज्ज्वल में पूरा जय नहीं लगता। अब उसके बाद आता है तय का परिवार में अब आखिरी में लय। लय जहां पर भी होता है वह यूं का यूं रह जाता है। कैसे, अगर तय के बाद लय आता है उत जमा लास, वही बात है, तो उत जमा अलास उल्लास, तय किस में बदल गया, आधे लय में। त जमा लीन, तल्लीन, तो यह अब देखिए तय किस में बदल गया, तत् जमा लीन, त किस में बन गया, ये आधे ल में, तत् जमा लीन तल्लीन, तत् जमा लीन तल्लीन। उत जमा लेख, उत लेख, उल्लेख, तो यह हमारा तय संबंधी नियम था। जो तय संबंधी नियम है, आप इसके परिवार को एक बार फिर मैं आपको बता देती हूं कि तय के परिवार में आ जाते हैं च छ, ट ड़, श, द,
ल और है। ये आप नियम एक बार फिर से दोहराएं थोड़ा सा सावधानी के साथ, तो आपकी 100% मैं कहती हूं कि आपकी संधि में कोई गलती होगी ही नहीं। व्यंजन संधि का चौथा नियम है क्षय संबंधी नियम। इस क्षय संबंधी नियम में आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर भी यह क्षय आ जाता है तो वहां पर च उसके साथ चिपका होता है। तो वही इसमें भी नियम पूरा सूट कर रहा है इसको कि क्षय के बाद अगर उसमें ह्रस्व स्वर आ जाए तो छ को च और छ में बदल दे। जैसे अनु जमा छेद, अनु में यहाँ पर छोटे उ है। आपको पता है ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, रे, ए, ई, री और छोटा उ। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर है जिनको बोलने में कम समय लगता है। तो जो हमारे ह्रस्व स्वर है वो है ए, ई, उ और री। तो अगर ये आ जाते हैं और उसके पश्चात यहाँ पर क्षय होता है तो आप आंखें बंद करके च और छ में उसको परिवर्तित कीजिए। अनु जमा छेद, अनुच्छेद, छत्र जमा छाया। अब आप कहोगे इसमें तो कोई नहीं है, ह्रस्व स्वर नहीं है, लेकिन इसमें है। त्रय क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन है। त्रय किससे बनता है? आधे त और र जमा ए, तभी तो हमारा त्रय बनता है। तो उस त्रय छत्र छाया, परि जमा छेद, परिच्छेद, स्व जमा छंद, स्वछंद। तो इस प्रकार से अगर क्षय संबंधी नियम में यहाँ पर इस शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर है और उसके पश्चात छ है तो उस च और छ को जोड़ दीजिए और आपका शब्द बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद आ जाता है नियम नंबर 5। इसमें आपको नियम नंबर 5 में मैं संबंधी नियम, मैं वर्ण संबंधी नियम। मैं वर्ण का नियम क्या होता है कि इस जहां पर भी ये मैं आ जाता है उस मैं के बाद इनमें से अगर कोई भी अगला शब्द का प्रथम वर्ण हो तो वह उस अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अब आप कहोगे कि इसमें तो कोई अंतिम वर्ण है ही नहीं। सही बात है, लेकिन ये हमारे इन 5 वर्गों पर निर्भर करता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, हमारे 5 वर्ग होते हैं। सम जमा चर, संचर, हम इसको लिखते हैं ऐसे। अब आप सोचेंगे कि सम जो ये है और ये च है तो हम यहाँ पर कौन से का प्रयोग करें? आपने मैं के बाद ये देखना है यह किस वर्ग का है। यह च है और च का अंतिम 5वां वर्ण कौन सा है इसका? अय्य। तो संचय, सम जमा शोधन। अब सम जमा शोधन मैं के बाद श है, मैं के बाद श है तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? संशोधन। हम इसको जब बोलते हैं तो इसमें हम आधा मैं का ही प्रयोग करेंगे। संशोधन, आधा मैं का उसमें प्रयोग होगा क्योंकि बिंदी हमारी किसके नाम की आ रही है? आधे मैं के नाम की। सम जमा रक्षण, संरक्षण, अब इसमें भी यही है, उसमें भी हम आधे मैं का ही प्रयोग कर रहे हैं। अहम जमा कार, अहंकार, अब अहम के बाद मैं के बाद क है और क का अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? ऐ। तो अहंकार हम इसको लिखेंगे ऐसे, अहंकार। जैसे हम गंगा लिखते हैं, आपने देखा होगा गम जमा गा, गंगा। अब आप कहेंगे कि गंगा कैसे लिखा? क्योंकि मैं के बाद क्या है? ग, और ग में हमारे इसके बाद क्या आता है? ये किस वर्ग का है? अय का। तो जब आपने देखा होगा कई बार तो गंगा ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो हमारा इस पर यही नियम बन रहा है, सम जमा बंध, संबंध। अब यहाँ पर ब है, हमने बै को देखना है।
पा फा बा भा म। ब इसमें इस लाइन का है तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? म है। तो इसका क्या बन गया? संबंध। तो इसमें आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कै का अंतिम वर्ण कौन सा है, च्वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, ट्वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, स्वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है और पवर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है। अगर इन दो में से आ जाता है तो वह आधा मैं ही रह जाएगा। इन दो में से है तो वह आधा मैं ही रह जाएगा। इसमें और किसी में परिवर्तित मत करना ऊपर वाले वर्ण को। अब इसके बाद आता है नियम नंबर 6। अब व्यंजन संधि के नियम 6 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि व्यंजन संधि में न वर्ण का अण में कैसे परिवर्तन होता है, न का अण में कैसे परिवर्तन होता है। अगर जैसे न है और इस न से पहले री, र, श ये तीनों वर्ण आ जाए तो वहां पर अण आंख बंद करके लिख देना। जैसे परी जमा नाम, परी रे आ गया और रे से आगे क्या है? न। तो परी जमा नाम परिणाम, ये न किस में परिवर्तित हो गया? यहाँ पर रे होने के कारण अण में। भूष जमा अन्न, भूष श और अ, भूष जमा अन्न भूषण। री जमा न, ये न किस में परिवर्तित हो गया? अण में, ऋण। और भूषण श इसी में मिल गया ए श अ, पूरा श बन गया और न किस में परिवर्तित हो गया? अण में, भूषण। मर जमा न मरण, भर जमा न भरण, पर जमा मान प्रमाण, राम जमा अयन रामायण। अब आप कहेंगे यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, आ बन जाता है यहाँ पर ये आ, ए आ, तो रामायण। अब संधि का ही जो 7वां नियम है वह है स का श में परिवर्तन। देखिए श से पहले कौन आया? स सपेरा। स से पहले क्या आ गया? श। तो इसमें जहां पर भी आपको स दिखाई देता है उसके आगे यहाँ पर क्या है हमारा? ए आ, ये नहीं रखना। इसके आगे जो भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर, जैसे ई उ ऊ, ए आई, री, ओ औ, ये सारे कोई भी अगर स्वर आ जाता है तो उस स का श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी जमा से, यहाँ पर आ गई हमारी छोटी ई होने के कारण यहाँ पर क्या बन गया? स का श। अभी जमा से अभिषेक, वी जमा सम, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है, विषम। नी जमा से निषेध, सु जमा सुप्ति। अब यहाँ पर छोटा ऊ है। मैंने आपको बताया था कि ए आ को छोड़कर अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर स से पहले आपको देखना है वह भिन्न स्वर है तो वह श में बदल जाएगा। सु जमा शुक्ति सुषुप्ति। अब इसी तरह से आपकी कई और संधियां होती हैं जिनका हमें बहुत कम पता होता है। जैसे की ई जमा ई, तो की ई में ये की बन जाता है, दी ई में यह दी बन जाता है, पी में यह पी बन जाता है, वह जमा ही में वही बन जाता है। देखिए अगर आप मेरे कहे अनुसार संधि को बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे तो 100% 100% यह गारंटी होगी कि आपकी व्यंजन संधि गलत नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लेकिन अच्छी लगने से पहले आप उसको लगातार देखते रहें। देखने के पश्चात ही आप यह निर्णय ले पाएंगे कि आपने कितना ध्यान से सीखा है। फिर भी
आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भी भूलें, क्योंकि संधि एक ऐसा पाठ है व्याकरण के अंदर, एक ऐसा पाठ है जिसकी सभी को जरूरत होती है। कक्षा तीसरी से यह प्रारंभ हो जाती है और हम चाहे कितने भी प्रतियोगिता, कितने ही पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, उन सभी में हमें संधि अवश्य मिलती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।